हेलो एवरीवन। आई क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, एनसीडब्ल्यू कंसर्न ओवर सेक्सुअल असॉल्ट। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने अपनी चिंता जाहिर की है सेक्सुअल असॉल्ट को लेके। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है और क्यों इसने अपनी चिंता जाहिर की है और ये न्यूज में क्यों है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज आस्क्ड ऑल स्टेट टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस लॉ। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसने सभी राज्यों में जो कार्यस्थल है वहां पे जो उत्पीड़न कानून है, यानी जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस लॉ है, उसको सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। तो अब देखते हैं कि रीजंस क्या क्या है और क्या कारण है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सख्ती बरती है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने जो कोचिंग सेंटर्स हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट पे जो आपका एक्ट है 2013 का, उसको सही तरीके से सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि जो इस टाइम पे केसेस बढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, बताइए, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उस जगह पे, जब ऐसे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसने कहा है कि जो यौन उत्पीड़न एक्ट है 2013 का, उसे लागू किया जाए सख्ती से। ठीक है। अगर रिसेंट ईयर की बात करें तो सेक्सुअल हेरसमेंट जो है, जो कि वर्क प्लेस पे हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय बनता जा रहा है क्राइम का। क्योंकि अभी रिसेंट में केसेस को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। जैसे अगर 2014 के मुकाबले देखा जाए तो 2022 में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से ये कंसर्निंग है, ये टॉपिक ही कंसर्निंग है किसी भी क्राइम को लेके। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि बताया मैंने कि 2014 की अपेक्षा 2022 में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम हुए हैं, उनकी संख्या 31,000 हो गई है। यानी कि 31,000 शिकायतें मिली हैं 2022 में, जो कि 2014 से भी ज्यादा है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जो परसेंटेज है, अगर टोटल देखा जाए, उसमें से 54.5% यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं। तो कुल मिला के जो केसेस हैं, उसमें से आधे से ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में केसेस आए हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पे 3004 कंप्लेंट्स आई हैं। और उसके बाद उनके आगे क्रम में महाराष्ट्र है, जहां पे 1381, यानी 1381, 1381 केसेस आए हैं। और बिहार की बात करें तो 1368 केसेस आए हैं। और उसके बाद उनको फॉलो करता हुआ हरियाणा, जिसमें 1362 केसेस आए हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद हरियाणा, तो ये इनका क्रम है जिसमें केसेस ज्यादा संख्या में आए हैं। और अगर इन सभी केसों में, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि वुमेन्स के अगेंस्ट केसेस आए हैं, तो ये सारा डेटा उनके लिए है। लेकिन उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके से कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स देखे गए, कौन कौन से क्राइम देखे गए हैं, तो उसमें सबसे पहला है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। जो कि घरेलू हिंसा है, उसके अंदर में ये आती है। उसके बाद हरेसमेंट ऑफ मैरिड वुमेन और डाउरी हरेसमेंट, यानी जिसकी शादी हो गई है जिन भी महिलाओं की, और उसके बाद जो मतलब डाउरी होती है, दहेज प्रथा होती है, उसके लिए जो हरेसमेंट होता है, उसमें इसका भी पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि है कार्यस्थल पे सेक्सुअल हेरेसमेंट। ठीक है। यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। और उसके बाद रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप, यानी कि अगर बलात्कार और बलात्कार के लिए प्रयास किया जाना, ये भी उसमें आता है। और उसके बाद जो साइबर क्राइम्स हैं, जैसे कि किसी की वीडियो बना ली गलत तरीके से, तो ये सब भी उसमें आते हैं। तो ये सब टाइप है जिसमें केसेस दर्ज किए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट 2013 है, उसका बेस क्या है और वो कहां से आया, तो उसके बारे में भी चलिए देखते हैं कि ये कैसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो विशाखा केस था, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, एक विशाखा केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। तो वही आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट है, उसके लिए बेस बना। ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिज्म काम करता है वो है कि जैसे द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उसे परिभाषित करता है यह अधिनियम। ठीक है। जो आपके कार्यस्थलों पे जहां पे महिलाएं वर्क करती हैं, उन जगहों पे जो सेक्सुअल हेरेसमेंट होते हैं उनको परिभाषित करता है, यानी उनकी डिफिनेशन बताता है कि इसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आएंगी। और शिकायतों के निवारण के लिए, यानी कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए एक तंत्र प्रदान करता है, यानी मैकेनिज्म तैयार करता है। ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एट ईच ऑफिस ऑफ ब्रांच विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज। ठीक है। जहां पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, वहां पे एक आंतरिक शिकायत समिति बनाने का एक पॉइंट रखा है। ठीक है। कि जहां पे 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो, तो वहां पे एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। और उसके बाद द कंप्लेंट्स कमेटी हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर गैदरिंग एविडेंस, यानी जो पावर रहती है उनके पास, सिविल कोर्ट के पास, यानी दीवानी अदालत के पास, जो सबूत जमा करने की, वही ताकत, वही शक्ति इन समितियों की भी रहेगी एविडेंस को, यानी सबूतों को इकट्ठा करने में। ठीक है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर शिकायत समितियों को जांच शुरू करने से पहले समझौता या समाधान प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है। और उसके बाद अगर हम पेनल प्रोविजन का देखें, यानी कि दंडात्मक प्रावधान इसके लिए क्या है, तो इसमें नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके लिए दंड निर्धारित किए गए हैं कि उनको क्या उसके लिए सजा मिलेगी। अगर इसमें से, इस एक्ट में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं मानते हैं, तो जो भी इसके लिए
दोषी पाया गया है उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दंड भी दिया जा सकता है, दोनों दिया जा सकता है साथ ही। तो ये कुछ दंड प्रावधान भी दिए गए हैं और उसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है, इसके लिए जो दोषी आदमी रहेगा उसको, ठीक है? और उसके बाद जो अगर ये जो दोषी है, अगर वो बार-बार उल्लंघन करता है, ठीक है? अगर बार-बार ये जो प्रोविज़न है उसको वायलेट करता है, तो उसके लिए उसका जैसे कि कोई फर्म में काम कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो उसका जब लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा तो कहीं पे भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये बताया गया है किस तरीके से वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके केसेस को कम किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं आपके जो एक्ट है 2013 का, ठीक है? अब देखते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? द स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट who will constitute a local complaints committee so as to enable women in the unorganized sector or small establishment to work in an environment free of sexual harassment। जो भी राज्य सरकारें हैं वो हर जिलों में जो डीएम होते हैं यानी जो जिलाधिकारी होते हैं उनको अधिसूचित करेगा कि आप अपने ही स्थान पे स्थानीय तौर पे एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करें, ठीक है? जो भी डीएम रहेंगे वो स्थानीय शिकायत समिति का गठन करें और जो भी असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं और छोटे प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं यानी कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, उनको एक सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए उनको काम करने के लिए, ठीक है? तो ये एक प्रशासन का एक जो जिम्मेदारी है उसको बताया गया है, ठीक है? अब बात करते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसके बैकग्राउंड के बारे में कि वो उसका निर्माण कैसे हुआ और वो किस तरीके की बॉडी है, ठीक है? तो हम बात करते हैं अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, जो ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया जो कि है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 और इसको जो विधायी बॉडी के तौर पे इसको जनवरी 1992 में स्वीकार किया गया। जो भी स्टेचुरी बॉडी होती है वो संसद के द्वारा एक कानून के तौर पे बनाई गई बॉडी होती है। ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं होती, इसका कोई भी उल्लेख आपका कोई भी मेंशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहेगा, ठीक है? इसको संसद के द्वारा बनाया जाता है और इनको जो शक्तियां प्रदान की जाती है वो भी संसद के द्वारा दी जाती है, इसी वजह से इनको विधायी बॉडी कहते हैं, ठीक है? और अगर विधायी बॉडी की बात करें यानी स्टेचुरी बॉडी की बात करें तो आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है? और उसके बाद आपका सेबी हो गया और आप ऐसे देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आप देख ही रहे हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये भी आपकी स्टेचुरी बॉडी है और ऐसे ही करके जो भी कई सारी इंपॉर्टेंट बॉडी हैं जो कि आपकी स्टेचुरी बॉडी है। ये किसी विशेष एक सेक्टर के लिए भी कार्य करते हैं और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं उससे उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। द फर्स्ट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31st जनवरी 1992 विथ मिसेस जयंती पटनायक एज द चेयरपर्सन। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है? आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब गठन किया गया था सबसे पहला आयोग, तो 31 जनवरी 1992 आपको याद रखना है और किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो आप याद रखिएगा श्रीमती जयंती पटनायक, ठीक है? और उसके बाद अगले बात करें इसमें सदस्य कितने रहते हैं और क्या-क्या सदस्यों की संख्या रहती है इसके बारे में बात करें। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ मेंबर, सेक्रेटरी एंड 5 अदर मेंबर्स, यानी कि जो ये समिति रहती है, जो ये आयोग रहता है, उसमें एक अध्यक्ष रहेगा और एक सदस्य सचिव रहेगा और 5 अन्य सदस्य रहेंगे, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि एक अध्यक्ष रहेगा आपका, एक सदस्य सचिव रहेगा और 5 सदस्य रहेंगे। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी आपका जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसके जो हेड रहेंगे यानी जो चेयरपर्सन रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है? अब इनके देखते हैं कि इनके कार्य क्या हैं और इनके मैंडेट क्या है, ठीक है? यानी जनादेश क्या है? तो इट्स मिशन इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इनेबलिंग वुमेन टू अचीव इक्वालिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ बाय सिक्योरिंग हर ड्यू राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स थ्रू सुटेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेजिस्लेटिव मेजर्स ईटीसी। इसका मिशन जो होता है वो होता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना लाइफ के हर फेजेस में, यानी कि जो भी ये आपका वातावरण है महिलाओं का उसमें ये बराबर तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर सके, वो चाहे जॉब हो चाहे जिस तरीके से हो, गरिमा में जीवन जी सके, तो उनके इन अधिकारों की सुरक्षा करना इनका कार्य होता है, ठीक है? इनका जो मिशन होता है वो नीति निर्माण और विधायी उपायों के साथ महिलाओं के उचित अधिकारों को हासिल करके जीवन में सभी क्षेत्रों में, यानी जो भी क्षेत्र हो सकते हैं उन सभी में इनको समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना, ठीक है? तो इनके ये अधिकारों की सुरक्षा भी करते हैं और इनको समान भागीदारी मिले इसका प्रयास भी करते हैं, ठीक है? और इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो उसमें ये भी बताया जाता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल सेफगार्ड्स होंगे वुमेन के लिए उनको ये रिव्यू करेगा, यानी कि जैसे कि कोई भी चीजें बनाई जाती हैं, कोई भी एक्ट बनाया जाता है महिलाओं को लेके या फिर कोई भी पहल होती है तो उसमें इनको शामिल किया जाएगा और ये अपना व्यू भी देंगे कि महिलाओं के लिए और क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो इनका ये भी कार्य होता है कि वो चाहे संवैधानिक तरीका हो या फिर संवैधानिक कोई कार्य हो रहा हो उसमें भी ये अपना सुझाव दे सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और कोई कानूनी सुरक्षा उपाय हो तो उसमें भी ये रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है? और ये रिकमेंड कर सकते हैं जो भी उपचार हैं यानी जो भी रेमेडीज हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स पे। इनका अगला कार्य ये भी होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आता है शिकायत तो उसका निवारण कैसे जल्दी हो सकता है, यानी कि उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं जल्दी, तो उसके बारे में भी ये जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाता है, ठीक है? एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन,
यानी कि जो भी महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले हैं, उन पर सरकार को सलाह देने का भी कार्य करता है, ठीक है? और जो ये आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वो क्वासी जुडिशियल की तरह भी कार्य करता है, यानी कि आपका अर्ध न्यायिक तरीके से भी कार्य करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि बहुत सारे अगर केसेज़ आ गए हैं और उनको लग रहा है कि मुझे डिसीज़न लेना चाहिए, तो वो किसी-किसी मामले में स्वतः ही उसका निर्णय ले सकता है, यानी खुद से ही वो निर्णय लेने का पावर होता है उसको किसी-किसी मामले में, ठीक है? इट टूक अप द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, स्पॉन्सर्ड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, पारिवारिक महिला लोक अदालत एंड रिव्यू लॉ सच एज, यानी कि ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है, वो बाल विवाह प्रायोजित कानूनी जागरूक कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालत जैसे मुद्दे को उठा सकता है। जो भी कानून है उनकी समीक्षा भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी कानून है यहाँ पे, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 ये है, और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, यानी कि प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, और इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। इन सभी कानूनों को ये रिव्यू भी कर सकता है, यानी कि इसकी समीक्षा भी कर सकता है अगर इसको कोई प्रॉब्लम लगती है। अब देखते हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए, यानी कि वेलफेयर के लिए, वुमेन के वेलफेयर के लिए कौन-कौन से लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात की जाए, यानी संवैधानिक सुरक्षा की बात की जाए, तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स में देखा जाए तो आर्टिकल 14 आपका जो कि है समानता का अधिकार। तो समानता में तो सभी लोग समान हैं, तो अपने आप में ये एक गारंटी देता है कि सभी लोग समान हैं, तो यानी कि महिलाओं को भी समान तरीके से देखा जाए। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कोई भी राज्य किसी भी लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये आपके आर्टिकल 15 के 1 में बताया गया है। तो ये भी एक अपने आप में गारंटी देता है, ठीक है? इसके लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो भी मौलिक अधिकार होते हैं। और उसके बाद स्पेशल प्रोविजन टू बी मेड बाय स्टेट इन फेवर ऑफ वुमेन, यानी कि जो जो भी वुमेन है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी बना सकता है सरकार, ठीक है? उनके फायदे के लिए। तो ये बताया गया है आर्टिकल 15 के 3 में। तो कुल मिला के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 15 का 3 इनको सेफगार्ड प्रदान करता है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बताया गया, क्या सेफगार्ड दिया गया है, वो चलिए देखते हैं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है? जो भी वुमेन्स है, उनका जो गरिमा है, यानी कि जो भी डिग्निटी है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, यानी मिसबिहेव नहीं करना है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य में ये लिखी बात है, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुरक्षा प्रदान की गई है महिलाओं के लिए, यानी कि सेफगार्ड प्रदान किया गया है। तो अब देखते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, यानी विधायी ढांचा क्या है, जिसके लिए जैसे कि कानून के द्वारा कैसे इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि जो भी घरेलू हिंसा है, उनके लिए अधिनियम बनाया गया है 2005 का, वो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है? उसके बाद डाउरी के लिए बनाया गया है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये भी बताया गया है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961। अब आगे बढ़ते हैं, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जैसा कि जो हमने बताया कि विशाखा जो केस था, उसके द्वारा ये इसका एक बेस तैयार हुआ। तो अब ये देख सकते हैं, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। तो ये आप समझ सकते हैं, ये भी एक लॉ बनाया गया है जिसके द्वारा सेव किया जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है? जो पॉस्को है, पॉस्को अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जो कि जैसे आप समझ सकते हैं, पॉस्को जैसे नाबालिग जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जब कोई ऑफेंस होता है, तो पॉस्को एक्ट लगता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रावधान है। तो आप इसको, ये पॉइंट आप जो है पॉस्को है, उसको आप ध्यान से और एक बार सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो आप इसमें याद रख सकते हैं, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉस्को 2012, ठीक है? जो वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं, यानी कि महिला अधिकारिता योजनाएं हैं, उसके बारे में चलिए देखते हैं कि उनको अधिकार किस-किस तरीके से दिए गए हैं योजनाओं के तहत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये एक योजना बनाई गई है कि बेटियों को बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए। और एक है वन स्टॉप सेंटर योजना, और एक आपका है उज्ज्वला योजना, कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो उज्ज्वला योजना है, उसके अंतर्गत जो भी तस्करी की रोकथाम, यानी ट्रैफिकिंग जो होती है, उसको रोकना और उनका बचाव करना है। और जो भी आपकी ट्रैफिकिंग होती है और जो वाणिज्यिक यौन शोषण होता है, यानी कि जो इसके लिए रुपए दिए जाते हैं और लड़कियां इधर से उधर ट्रांसफर की जाती हैं, इसके अंतर्गत ये भी रखा गया है। और उन पीड़ितों के लिए एक निवास के लिए स्थान देना भी उसमें बताया गया है। और पुनर्एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना, यानी कि उसको सही करने के लिए एक योजना बनाई जाए अच्छे तरीके से, ये भी बताया गया है उज्ज्वला में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है उज्ज्वला योजना। उसके बाद स्वाधार गृह, यानी कि स्वाधार गृह भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट योजना है जो इनके लिए बनाई गई है। उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार, ये है एक महिला पुलिस वॉलंटियर, ये है। और महिला शक्ति केंद्र, आप याद रख सकते हैं, एमएसके के नाम से भी जानी जाती है। और निर्भया फंड, ठीक है? तो ये कुल मिला के जो भी रोकथाम है, उसके बाद जो भी इनके लिए किया गया है, योजनाएं बनाई गई हैं, वो आपको डिटेल में मैंने बता दिया, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या इस पे आगे का रास्ता हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, ठीक है? अगर आगे की राह की बात करें, यानी वे फॉरवर्ड की बात करें, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए, यानी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उसको रोकने के लिए जो आपका जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उनके सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है। तो उसमें देखते हैं कि क्या-क्या उन्होंने बताया था। रोजगार न्यायाधिकरण,
जो कार्यस्थलों पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं यानी वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उनमें एक आंतरिक शिकायत समिति के बजाय जो हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी, उसके बजाय रोजगार न्यायाधिकरण यानी कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है। इन्होंने ये बताया, ठीक है? और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनका निपटारा जल्दी किया जा सके, मतलब रैपिडली किया जा सके, उसके लिए समिति ने जो ये कमेटी उसने प्रस्ताव दिया यानी रिकमेंड किया कि न्यायाधिकरण को एक सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने के लिए अपनी खुद की प्रक्रिया चुन सकता है, ठीक है? यानी कि अगर कोई भी शिकायत आती है, उसके जल्दी निपटारा हो सके, उसके लिए न्यायाधिकरण को उसको खुद से अपना प्रक्रिया करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसको एक सिविल कोर्ट के तरीके से काम करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में वो खुद से अपना डिसीजन ले और खुद से अपना इस किसी भी मामले को सॉल्व कर सके, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है? और उसके बाद एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एक्ट यानी अधिनियम के दायरे का विस्तार करना चाहिए। घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है? जो घरेलू कामगार होते हैं यानी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनको भी इस एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए, इन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है? समिति ने यह बताया कि जो भी अप्रिय व्यवहार होते हैं यानी अनवेलकम बिहेवियर होते हैं, उनको जो भी शिकायत करता है उसके नजरिए से देखना चाहिए। इससे जो यौन उत्पीड़न का मामला होता है, उसकी परिभाषा को समझने में और आसानी होगी और उसका एरिया और ब्रॉड होगा, ठीक है? तो ये भी बताया गया है। आज का भारत है, उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। आप ज़ाहिर-सी बात देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएँ बढ़ रही हैं आगे। तो उसके लिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी भूमिका का विस्तार होना समय के साथ बहुत ज़रूरी है। यानी समय की माँग है कि इनके जो अधिकार है, उनकी जो भूमिका है, उसका विस्तार बढ़े। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कमीशन ने बताया कि जो राज्य सरकार है, यानी कि जो जो भी राज्य आयोग है, यानी स्टेट कमीशन्स हैं, उनको भी अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, ठीक है? जो भी महिलाएँ हैं, उनके साथ जो वायलेंस हो रहे हैं, वो उनकी समानता, उनके डेवलपमेंट और उनकी शांति के लिए जो भी ये मानवाधिकार हैं, उनमें एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है? तो जो भी ये वायलेंस हो रहे हैं, उनको खत्म होना चाहिए। ऑल इन ऑल अगर पूरी तरीके से बात करें, कुल मिलाकर ये बात है कि द प्रोमिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी जो एसडीजी है, जिसमें 13 गोल्स बताए गए हैं, उसमें बताया गया है एक ये भी कांट बी फुलफिल्ड टू लीव नो वन बिहाइंड यानी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट पुटिंग एन एंड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। अगर किसी भी औरत को या फिर किसी भी लड़की को किसी भी वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है, तो आपका जो सतत विकास का लक्ष्य है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये भी बताया गया है कुल मिला के, ठीक है? अगर आप पूरी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, तो आपको महिलाओं को भी साथ में लेके चलना रहेगा, उसके साथ उनकी सुरक्षा और उनके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना होगा, ठीक है? अगर महिलाओं के खिलाफ क्राइम को देखा जाए, तो इसे सिर्फ कोर्ट में ही सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक सभी का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, यानी कि सभी का एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए और इसके लिए पूरे इकोसिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, वो समाप्त हो सकेंगे। वो सिर्फ कोर्ट की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारा मानवीय दायित्व भी है, हमारा होलिस्टिक अप्रोच भी ये होना चाहिए कि सभी लोग अपने तरीके से अवेयर हों और ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है? जो भी लॉ मेकर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो भी जुडिशरी है और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनजीओज़ के लोग हैं और जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको साथ काम करने की आवश्यकता है। ये सभी लोग जब साथ काम मिल के करेंगे, तो जाके ये जो हमारा लक्ष्य है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और इनके खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करना, खत्म करना, तभी ये पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो हमारी जननी है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनकी वजह से ये संसार पूरा डेवलप हो पाया, उन्हीं की हम लोगों को सुरक्षा करनी पड़ रही है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है किसी भी देश के लिए? तो जो भी सिचुएशन है, उसको सँभालने के लिए सभी को साथ में मिलके कार्य करना पड़ेगा और अगर हम लोग साथ मिलके कार्य करेंगे, तो ये जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है? तो कुल मिला के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप इसको सोशल तौर पे भी समझ सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो भी आप समझिए जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनका ख्याल रखें, उनके साथ कोई गलत ना करने पाए। वो कोई भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे हो, उनको सुरक्षा का अनुभव हो, ऐसा हो, ठीक है? और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप अपने साथियों के साथ यानी जो भी आपके को-एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ एकदम अच्छे से दोस्ती बना के रखें और उनका ख्याल रखें। उनको ये ना लगने दें कि आपका जेंडर ये है और आपको इक्वालिटी का हक नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जब साथ मिल के रहेंगे, तभी पूरी तरीके से ये जो हमारा गोल है इक्वालिटी का, वो फुलफिल हो पाएगा, ठीक है? तो चलिए ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।